अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान का ये अमल बेहद शर्मनाक है। ईरान के इस इक़दाम ने दुनिया भर के मुसलमानों के सर को शर्म से झुका दिया है। उम्मीद नहीं थी कि ईरान इसराइल के साथ जंग ख़त्म होने के बाद अपने ही मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा कदम उठाएगा, अपने पड़ोसी देश के साथ ऐसा रवैया अपनाएगा। लेकिन ईरान ने सब कुछ शुरू कर दिया और इसी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है, तशवीश पाई जा रही है कि आखिर ईरान ये क्यों कर रहा है। जिस वाक़े के बारे में या ईरान के जिस रद्द अमल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ईरान का रद्द अमल है अफ़गान महाजरीन के साथ। ईरान में तकरीबन 60 लाख अफ़गानी रहते हैं महाजरीन के तौर पर। यूनाइटेड नेशन ने बाज़ाब्ता उनको एज़ आ महाजरीन तस्लीम कर रखा है, उनके पास रेफ्यूजी कार्ड है। और अब ईरान ने अचानक उन सबको मुल्क बदर करना शुरू कर दिया, उन सबको अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू कर दिया। बसों में ज़बरदस्ती उनको ठूंसा जा रहा है और अफ़गान में लाकर उनको उतारा जा रहा है। पुलिस रातों रात अफ़गानियों के घरों पर छापेमारी कर रही है, रेड मार रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और किसी भी तैयारी के बगैर उनको बस में लाकर रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, अफ़गानिस्तान चले जाओ। इस वक्त तकरीबन ईरान में 60 लाख अफ़गानिस्तान के महाजरीन रहते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख अफ़गान महाजरीन ऐसे भी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट या सबूत नहीं है, लेकिन ईरान हुकूमत ने उनको भी अफ़गानी महाजरीन के तौर पर तस्लीम कर रखा है। और अब इन तमाम महाजरीन को सीधे निकाल दिया गया और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये कि ईरान में मोसाद ने अपने जासूसी का जो निज़ाम मजबूत बनाया, जासूसी नेटवर्क जो ईरान में मोसाद का बहुत ज़्यादा फ़ाल हो गया, तो उसके लिए अफ़गानिस्तान के शहरियों को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। पिछले 12 दिनों की जंग में या उससे पहले या अब भी लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि ईरान में मोसाद की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत है। इजराइल का जो जासूसी नेटवर्क है ईरान में बहुत दूर तक फैला हुआ है। पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान की पासदारान इनकलाब फ़ौज के जो मौजूदा कमांडर इन चीफ है जनरल इस्माइल क़ानी, उन पर भी शक और शुबा होने लगा है कि क्या वो मोसाद के एजेंट है या नहीं है। और जिस तरह मोसाद ने बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पर वजाहत कर दी कि जनरल इस्माइल क़ानी हमारे एजेंट नहीं हैं, उससे इस पर बहस और ज़्यादा तेज़ हो गई है। ऐसे में जासूसी नेटवर्क को फ़रोग़ देने के लिए या मोसाद के कदम को जमाने के लिए ज़िम्मेदार अफ़गानिस्तान के महाजरीन को ईरान की हुकूमत ने करार दे दिया और अब एक एक करके उनको निकाला जा रहा है। जैसे ही ईरान और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान हुआ, ईरान की पुलिस ने तमाम अफ़गानिस्तान के रहने वालों के घरों पर रेड मारना शुरू कर दिया, उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। जिस हाल में अफ़गान महाजरीन थे उसी हाल में पुलिस ने उनको उठाया, बस में बैठाया, गाड़ी में बैठाया और बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। अफ़गानिस्तान और ईरान की जो सरहद मिलती है, जिसको दारुस्सलाम किला भी कहा जाता है, वहाँ पर कभी 4 कभी 10 बसें आकर के रुकती है और सीधे ला करके इनको यहाँ छोड़ दिया जाता है। ये अफ़गानी महाजरीन अफ़गानिस्तान में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। किसी को उसके बाप से जुदा किया जा रहा है, किसी को उसकी बीवी से जुदा किया जा रहा है, किसी बेटे को माँ से जुदा किया जा रहा है और लगातार ईरान की हुकूमत का यह अमल जारी है। ईरान की हुकूमत अपनी इस अमल को जस्टिफाई कर रही है और ये कहा जा रहा है कि मोसाद का जो नेटवर्क ईरान में पाया जाता है, बहुत सारे जासूस जो पकड़े गए हैं और अब तक तकरीबन ईरान में 1000 से ज़्यादा इसराइल के जासूस पकड़े जा चुके हैं। तो इन सब के पीछे अफ़गानिस्तान के लोगों का हाथ है, अफ़गान महाजरीन का हाथ है। अफ़गानिस्तानी जो ईरान में रहते हैं यही लोग मोसाद के एजेंट बने हुए थे, यही लोग काम कर रहे थे, इसलिए अफ़गान महाजरीन को अब यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। ये दलील पेश कर रही है ईरान की सरकार। पाकिस्तान के कुछ मीडिया हाउसेज ने भी अपनी रिपोर्ट में पिछले दिनों दावा किया था कि ईरान में जितने जासूस पकड़े गए हैं उनमें 40% अफ़गानिस्तानी महाजरीन हैं। किसी पाकिस्तान के अखबार ने यह भी लिखा कि 60% का ताल्लुक़ अफ़गान महाजरीन से है। लेकिन क्या ये सच है, क्या ये हकीकत है? आइए आपको पूरी तफसील बताते हैं। ईरान की हुकूमत अफ़गान महाजरीन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये ईरान में जासूसी करते हैं, मोसाद के एजेंट बन जाते हैं और ईरान की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो दुश्मन देश को पहुँचाते हैं। लेकिन ये आधा सच है। अगर मान भी लिया जाए कि जितने जासूस पकड़े गए हैं
ان میں 40% افغان مہاجرین ہیں تو یہ نیچے درجے کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے, کس کو انفارمیشن دے رہے تھے, ایران کی ایجنسیز کے لیے کام کر رہے تھے یا اسرائیل کی ایجنسیز کے لیے کام کر رہے تھے. جس طرح کی لوکیشن لیک ہوئی ہے, جس طرح کی انفارمیشن لیک ہوئی ہے, اور اسرائیل نے جس طرح ٹارگٹ کلنگ کیا ہے ایران میں, اس میں افغان مہاجرین کا کہیں پر بھی کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا. یہ افغان مہاجرین ہیں, ریفیوجی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو اگر کسی دکان میں جاب دی گئی ہوگی, کہیں پر ان کو پینٹنگ کا کام دیا گیا, کھیتی کے کاموں میں افغان مہاجرین کو لگایا گیا. افغان مہاجرین میں سے کوئی بھی ایران کی سب سے طاقتور اور سب سے رازدار فوج پاسداران انقلاب میں نہیں ہے. افغان مہاجرین میں کوئی بھی ایران کی آرمی میں نہیں ہے. افغان مہاجرین میں سے کوئی بھی وہاں کی حکومت میں شامل نہیں ہے. افغان مہاجرین میں سے کوئی بھی وہاں کی انٹیلیجنس اور خفیہ ایجنسیوں میں نہیں ہے. افغان مہاجرین میں سے کوئی بھی وہاں کسی بڑے سرکاری عہدے پر فائز نہیں ہے. افغان مہاجرین میں سے کوئی بھی وہاں کے سپریم لیڈر کا, صدر کا یا کسی اہم منسٹر کا ایڈوائزر اور پی اے نہیں ہے. افغان مہاجرین تقریباً 60 لاکھ وہاں رہتے ہیں, لیکن یہ لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا دکانوں میں کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے. لیکن اسرائیل کو جس طرح کی انفارمیشن ملی, وہ انفارمیشن کیا ملی کہ جو سپریم لیڈر کا گھر ہے وہ کہاں پر ہے, صدر کا ٹھکانہ کہاں پر ہے, پاسداران انقلاب کی کمانڈر ان چیف کی رہائش گاہ کہاں ہے, کہاں پر سیکرٹ میٹنگ ہو رہی ہے, میزائل کا کارخانہ کہاں پر ہے, کہاں پر میزائل لانچر رکھے ہوئے ہیں, کہاں پر ایران کی ایئر فورس کا اڈا ہے, کہاں پر ایران کے فائٹر پلین رکھے ہوئے ہیں. یہ ساری انفارمیشن لیک ہوئی, یہ ساری خفیہ جانکاری اسرائیل کے ہاتھ لگ گئی, موساد کے ہاتھ لگ گئی, اور ان تمام انفارمیشن کو لیک کرنے میں یقینی طور پر افغانستان کے مہاجرین کا ہاتھ نہیں ہو سکتا. تو مطلب صاف ہے کہ ایران کی جو سب سے ٹاپ آرمی ہے, IRGC یعنی پاسداران انقلاب, اس کے لوگ ہی موساد کے ایجنٹ ہیں, جاسوسی کرتے ہیں. آرمی کے ٹاپ کمانڈرز اسرائیل اور موساد کے لیے کام کرتے ہیں, دوسرے لوگ کام کرتے ہیں. تو پہلے ان کے خلاف کارروائی ضروری ہے, پہلے ان کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے. یہ جو افغان مہاجرین ہیں, اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 100 میں سے تقریباً 40% افغان مہاجرین جاسوس پکڑے گئے, یہ نیچے درجے کے لوگ ہیں. ان کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے کہ ان کو سیدھے ملک بدر کر دیا جائے. اب جو افغان مہاجرین نے اپنی رداد سنائی ہے, میڈیا ہاؤسز سے جو بات چیت ہوئی ہے, یہ افغانستان کے اخبارات نے جو رپورٹ شائع کی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے مہاجرین کو حقارت کی نگاہوں سے ایران میں اب دیکھا جا رہا ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے, پولیس ان پر تانے کستی ہے, پولیس ان پر طنز کرتی ہے اور کہتی ہے تم لوگ غدار ہو, تمہیں اب ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے. اور افغانستان کے لوگ ایران کیوں گئے تھے؟ دراصل 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ شروع کر دیا, بمباری ہونے لگی, تو افغانستان کے لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے دھیرے دھیرے ایران جانا شروع کر دیا. جب طالبان کی حکومت ابھی حالیہ دنوں میں یعنی 2021 میں بنی اور امریکہ کو افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا, تو کچھ ایلیٹ کلاس فیملی نے بھی ایران جا کر ہجرت کی. اور ان کے ہجرت کرنے کی وجہ تھی کہ افغانستان میں ان کو لگ رہا تھا ہمیں بیسک حقوق نہیں مل پائیں گے, عورتوں کو آزادی نہیں مل پائے گی, بے پردگی کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملے گا, یا لڑکیوں کو مخلوط نظام تعلیم کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا طالبان رجیم میں, طالبان حکومت میں. تو کچھ ایلیٹ کلاس نے بھی ایران کی طرف ہجرت کی 2021 کے بعد. لیکن 2001 سے 2020 کے درمیان میں جنگ سے بچنے کے لیے عام لوگوں نے ہجرت کی تھی اپنی زندگی کو بچانے کے لیے, اور 60 لاکھ آفیشیل ڈیٹا ہے. اب ان تمام لوگوں کو بیک وقت ایران چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے, اور یہ جو ایران کا معاملہ ہے بہت سنگین ہے, اور مجھے لگتا ہے ایران کی حکومت کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہیے. افغان مہاجرین کو ذلیل کرنا, ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا اور اس طرح ذلت کے ساتھ باہر نہیں نکالنا چاہیے. جاسوسی کے نظام کو روکنے کے لیے, اسرائیل کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے, موساد کو ایک طرح سے ایران میں کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایران پہلے اپنی صف میں ہی چھپے منافقین کو تلاش کرے, کیونکہ ان منافقین کی وجہ سے ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ٹاپ کمانڈر کی شہادت ہو گئی ہے, حماس کے
साबिक पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हनिया की शहादत हो गई, तो ये ईरान की अपनी नाकामी है जिसका ठेकरा अफ़गान महाजरीन पर नहीं फोड़ा जा सकता है। ईरान के हवाले से कुछ और ख़बरें सामने आई हैं और एक बड़ी ख़बर यह है कि ईरान ने IAEA से बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया है। IAEA मतलब जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी करती है, जायज़ा लेती है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस तरह चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। अब ईरान ने कहा कि ये एजेंसी इन्फॉर्मेशन को लीक करती थी, अमेरिका को जाकर के पूरी मालूमात पहुंचाती थी, यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्मेशन देती थी और इजराइल तक ये खबरें पहुंचती थी। तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और इसको अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन इस एजेंसी ने अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी करना शुरू कर दिया, इसलिए अब इसके साथ किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं किया जाएगा। उधर अमेरिका में अब इस बात पर शदीद बहस होने लगी है कि अमेरिका के हमले से ईरान का कितना नुकसान हुआ, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। अब पेंटागन ने एक ताज़ा रिपोर्ट शाये की जिसमें कहा गया कि सिर्फ ईरान 1 से 2 साल पीछे हुआ है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हुआ है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना इस बात का दावा करते हैं कि हमने ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है। अब ईरान दोबारा कभी इस काबिल नहीं हो सकता कि वो न्यूक्लियर बम बना सके या न्यूक्लियर तवानाई को हासिल कर सके। लेकिन पेंटागन जो अमेरिका की वजारती दिफा का दफ्तर है, आर्मी का हेड क्वार्टर है और जहां से सारे फैसले होते हैं, उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सिर्फ 2 साल पीछे ही ईरान हुआ है। अब सच्चाई क्या है? क्या इस जुमले के पीछे साजिश है छुपी हुई है ईरान पर एक और हमला करने की, या फिर सच वो है जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? फैसला आप कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।